सबसे पहली बात आ रही है कि अभिलेखों के बारे में आपको मैं बार बार जानकारी दे चुकी हूँ। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख ऐसे लेख होते हैं जिन्हें पुराने समय में जो राजा महाराजा थे या जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, कोई ऐसा कार्य करते जिससे कि उन्हें कुछ प्रसिद्धि प्राप्त हुई हो, तो वो प्रसिद्धि को जग जाहिर करने के लिए उन्हें किन्हीं शिलाओं पर यानी पत्थर गड़वाकर, चट्टानें गड़वाकर या फिर ताम्र पत्रों पर उन्हें खुदवाकर लिखवाया करते थे। उन्हें ऐसे स्थान पर लगवाया करते थे जिससे कि लोग उन्हें पढ़कर उनके बारे में, राजाओं के बारे में उन्हें पता लग सके। लेकिन अब वर्तमान समय में क्या है, वो अभिलेख हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो गए हैं? क्योंकि उन अभिलेखों के बारे से ही हमें उस समय के तत्कालीन शासकों के बारे में पता चलता है। तो अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है? अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को कैसे ज्ञात होता है कि इन अभिलेखों पर क्या लिखा है? देखो, ये सिक्के हैं, गुप्त काल के सिक्के मिले हुए हैं। आपको मैंने बताया भी था, शायद 10th क्लास में हमने पढ़ा भी होगा कि समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर क्या बजाते हुए बताया गया है। बेटा, मुझे आपको आंसर लिखना है इस चीज़ का। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर क्या बजाते हुए दिखाया गया है। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। उस जमाने में 2 लिपियाँ मुख्य रूप से प्रचलित थी, एक तो ब्राह्मी और एक खरोष्ठी। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि, यानी पुराने ज़माने में जो ब्राह्मी लिपि चलती थी, वर्तमान समय में जितनी भी आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त जो लिपियां हैं, जैसे हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, तो ये जो लिपि है, ये लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि से ली गई है। जो वर्तमान में जो लिपियां हैं, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यानी ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ देखने को मिला है? सम्राट अशोक के अभिलेखों में। 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। आप कभी म्यूजियम गए होंगे, अगर आप अलवर का म्यूजियम जाकर देखेंगे, म्यूजियम रिनोवेट हुआ है, कभी भी जब आपको समय मिले तो म्यूजियम जाकर देखिए। म्यूजियम में क्या है, पुराने ज़माने की हस्तलिखित पांडुलिपियाँ रखी हैं, यानी हाथ से लिखी हुई पोथियाँ भी बोलते हैं उनको। जयपुर में पोथी खाना भी है, जहाँ पर इस तरह की हाथ की लिखी हुई स्वरज पुस्तकें, जिन्हें कि प्रिंट नहीं किया गया है, जिन्हें हाथ से लिखा गया। तो पांडुलिपि क्या होती हैं? वे पुस्तकें जो हाथ से लिखी जाएं। अध्ययन शुरू किया, उनके अक्षरों को प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों में कई बार यह अनुमान लगाया कि संस्कृत में लिखे हैं। जो शुरुआत में जो अध्ययन करने वाले विद्वान थे, उन्होंने पहले तो ये सोचा कि शायद ये कहीं संस्कृत तो नहीं है, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत भाषा में थे। बहुत पुराने ज़माने में जो अभिलेख मिले वो पाली और प्राकृत भाषाएं चलती थी उस समय। ईसा के जन्म से पूर्व जो है वो जो अभिलेख, जो चीज़ें, जो भाषाएं चलती थी वो पाली और प्राकृत भाषा चलती, इसलिए बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में या प्राकृत भाषा में मिले हैं। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाल दिया। मैं प्रश्न पूछूं कि ब्राह्मी लिपि का अर्थ को सबसे पहले किसने पढ़ा और कब पढ़ा, तो आपको बताना जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में। अब इसके बाद आती है, ये तो ब्राह्मी लिपि की बात होगी, अब आती है खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया। पश्चिमोत्तर यानी पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं ने लगभग 2वीं से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा बनाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई। यानी इस लिपि के बारे में उस जमाने में जो हिंद यूनानी जो शासक थे, यानी कुषाण वंश का जो शासन था, उसके जो सिक्के मिले हैं उनसे हमें इस लिपि के बारे में जानकारी मिली है। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक, मान लीजिए ए, प्रयुक्त किया गया। चूँकि प्रिंसेप ने खरोष्ठी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए इसे लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, यानी अभिलेखों से हमें इतिहास के बारे में क्या क्या सबूत मिलते हैं। साक्ष्य में सबूत। इतिहासकारों और अभिलेख शास्त्रियों ने के काम करने के
तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। ध्यान देने योग्य बात है कि अभिलेख स्रोत 101 स्रोत 10 में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है। इसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसा कि देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय और देवानाम प्रिय दस्य यानी देखने में सुंदर। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अशोक जो है वो इतनी खूबसूरत नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी को ऐसी उपाधियों से सुशोभित करवा लिया था। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है, इनमें उनकी उपाधियां भी लिखी हैं। इन अभिलेखों को परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। यानी कैसे पता लगा? क्योंकि उनके अभिलेखों में जो है वो शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान संबंधी समानताएं हैं। आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उससे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक से पहले के उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य सही है? इतिहासकारों को एक बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है, जबकि ये पता चल सके कि उसमें लिखा है वह सत्य है, संभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है। कई बार क्या होता है, राजा वगैरह अपनी तारीफ करने के लिए पुराने जो पूर्व शासक होते हैं उनकी बड़ी बुराइयां कर देते हैं। तो इसलिए अभिलेखों को जानकर ये पता लगाने की कोशिश की है उन्होंने कि वास्तव में जो अशोक ने कहा है कि उससे पहले के लोगों ने रिकॉर्ड नहीं रखा, ये बात सही है या नहीं है। अतः आपने ध्यान दिया होगा कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं। अभिलेख शास्त्री प्राय वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। वह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ ना बदल जाए। कई बार हमने देखा होगा जब कहीं हम चीज़ लिखते हैं तो हम उसका ब्रैकेट में उसका अन्य जो नाम से बोलते हैं वो भी हम कई बार लिख देते हैं ताकि आसानी से उसको समझा जा सके। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते थे। राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे, तो उन्हें वहाँ से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे। अधिकांश लोग प्राय पढ़े लिखे नहीं थे। क्या पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे? क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? और वह इन प्रश्नों के उत्तर पाना सदैव आसान नहीं है। यानी कि हालांकि उन्होंने यातायात मार्गों पर लगवा दिए थे, जगह जगह लगवा दिए, लेकिन फिर भी इतिहासकारों को ये भी ध्यान रखना पड़ता है क्या वास्तव में उस समय लोग पढ़े लिखे थे? क्या वो उनको पढ़ पाते थे? क्या वो प्राकृत भाषा, पाली भाषा या ब्राह्मी लिपियों को समझते थे? इनमें से कुछ समस्याओं के प्रश्न में अशोक के अभिलेखों से मिलते हैं। स्रोत 11, जिसकी व्याख्या प्राय अशोक की वेदना प्रतिबिंब के रूप में की जाती है, साथ ही युद्ध के प्रति उनके मनोवृत्ति में परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कलिंग, जिसे वर्तमान में उड़ीसा कहते हैं, कलिंग में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। उस युद्ध में क्या हुआ था कि अशोक जो है वो उस युद्ध में विजेता हो गया था हालांकि, लेकिन उस युद्ध में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग मारे गए, बहुत ज़्यादा घायल हुए, महिलाएं जो है विधवा हो गई, उन बच्चे अनाथ हो गए। उनको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने भेरी घोष, यानी जब युद्ध होता है तो एक तरह की भेरी बजाई जाती है, एक तरह का वाद्य बजाया जाता है, उसको भेरी कहते हैं, और उसने भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष यानी